गुड मॉर्निंग बच्चों। पिछले क्लास में हमने स्टडी किया इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट जो 4 टाइप का होता है, गैल्वेनोमीटर, आमीटर, वोल्टमीटर एंड एनर्जी मीटर। गैल्वेनोमीटर आपको पता है कि वो करंट को इंडिकेट करता है, और वोल्टमीटर आपको मीटर पता है कि करंट को मेजर करता है। वोल्टमीटर क्या मेजर करता है? तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट। और एनर्जी मीटर मेजर करता है एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ यूनिट, है ना। 1 यूनिट इक्वल टू 1 किलो वाट आवर, राइट। अब जो नेक्स्ट हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेरी वीवीआई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट इज द ओम्स लॉ। आपके एग्जाम के व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ओम्स लॉ, राइट। ये ओम्स क्या है? ओम्स है क्या? तो ओम्स एक साइंटिस्ट का नाम है। जिस तरह न्यूटन्स लॉ, न्यूटन साहब ने लॉ दिया था, उसी तरह ओम्स नाम का एक साइंटिस्ट था, उसने एक लॉ बताया। उसका कहना था कि अगर हम बल्ब को जला रहे हैं, अगर हमको बल्ब को जलाना है तो सिंपल सा लॉजिक, उसको क्या देना पड़ेगा? पोटेंशियल डिफरेंस। और वो पोटेंशियल डिफरेंस देने का काम कौन करेगा? या तो सेल या तो बैटरी। क्लियर? हमने बैटरी दिया या सेल कनेक्ट किया बल्ब से, बल्ब जलने लगा। क्यों जलने लगा भाई? क्योंकि ये पोटेंशियल डिफरेंस दिया, जिसके कारण करंट फ्लो होने लगेगा और बल्ब जलने लगेगा। क्लियर? यहां तक हमको समझ में आया। लेकिन ओम्स का कहना था कि अगर हम वोल्टेज भी दे रहे हैं, अगर हम वोल्टेज 2 वोल्ट दे रहे हैं, सपोज मान लेते हैं कि हमने इस सेल से वोल्टेज 2 वोल्ट दिए तो करंट 1 एम्पियर पास हो। अगर हम वोल्टेज इंक्रीज कर दिए तो करंट 3 एम्पियर होगी। यानी वोल्टेज भी इंक्रीज कर रहा है, करंट भी इंक्रीज कर रहा है। फिर हमने वोल्टेज 6 वोल्ट दिया तो 5 एम्पियर करंट पास होने लगा। तो जैसे जैसे वोल्टेज हम इंक्रीज कर रहे हैं, करंट भी क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। और जैसे जैसे हम वोल्टेज डिक्रीज करेंगे तो करंट भी क्या होगा? डिक्रीज करेगा। क्लियर? तो ओम्स लॉ ने यही बोला कि अगर हम सेल का पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज और डिक्रीज करेंगे तो करंट में भी क्या होगा? वैल्यू इंक्रीज और डिक्रीज होगा। समझ मेरी बात? बस यही फेनोमेना इसने बताया। लेकिन उसके लिए बताया कि जब वोल्टेज और करंट की वैल्यू जब इंक्रीज और डिक्रीज करेगी तो दोनों एक दूसरे का प्रोपोर्शनल होगा, एक दूसरे का प्रोपोर्शनल होगा। मीनिंग समझिए यहां पे कि वोल्टेज देखो कितना इंक्रीज किया, 2 से 4 वोल्ट, पहले 2 था अब 4 वोल्ट। कितना इंक्रीज किया जी? 2 वोल्ट। करंट भी कितना इंक्रीज किया जी? 2 एम्पियर। अब वोल्टेज कितना इंक्रीज किया? फिर से 2 वोल्ट। फिर से करंट कितना इंक्रीज किया जी? 2 एम्पियर। कहने का मतलब है, ओम्स लॉ का स्टेटमेंट था कि वोल्टेज जितना अमाउंट में इंक्रीज होगा, करंट भी उतना ही अमाउंट में इंक्रीज होगा। देखो 2 से 4 वोल्ट कितना इंक्रीज किया? 2 वोल्ट। फिर करंट भी देखो पहले 1 एम्पियर, अब कितना इंक्रीज हो गया? 2 एम्पियर। फिर 4 से 6 हो गया, कितना इंक्रीज किया? 2 वोल्ट। फिर 3 से 5 एम्पियर करंट गया, कितना? 2 एम्पियर। तो जितने अमाउंट में वोल्टेज इंक्रीज होगा उतने अमाउंट में करंट भी इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। समझ मेरी बात? इसका मतलब हुआ कि पोटेंशियल डिफरेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक करंट। मतलब पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा वो इलेक्ट्रिक करंट का क्या होगा? प्रोपोर्शनल होगा। यानी कि जितने अमाउंट में पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज होगी उतने अमाउंट में करंट भी इंक्रीज होगी। यहां पे भी समझ में आ रहा है आपको? समझ मेरी बात? यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक करंट, राइट। समझ मेरी बात? आया समझ में? यही है स्टेटमेंट ऑफ ओम्स लॉ। लेकिन उसने एक कंडीशन बताया। क्या कंडीशन बताया? कि अगर ये पोटेंशियल डिफरेंस जितने अमाउंट में इंक्रीज होगी उतने अमाउंट में करंट भी इंक्रीज होगी। यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक करंट होगी, दिस इज प्रोपोर्शनल साइन। तो इसके लिए एक कंडीशन दिया इसने कि आसपास का जो प्रेशर है, टेम्परेचर है, वो क्या होना चाहिए? कांस्टेंट होना चाहिए। समझ मेरी बात? आसपास का जो प्रेशर है, टेम्परेचर है, वो क्या होना चाहिए? कांस्टेंट हो। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर एक्स्ट्रा प्रेशर, टेम्परेचर अगर आ गया इस सर्किट में तो इसका वोल्टेज की वैल्यू क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी? चेंज हो। क्योंकि इस सर्किट पे क्या करेगा वो? एक्स्ट्रा प्रेशर, टेम्परेचर का वैल्यू क्या करेगा? वो इफेक्ट डालेगा सर्किट पे, और हमको जितने अमाउंट में वोल्टेज इंक्रीज करना था उतने अमाउंट में करंट इंक्रीज नहीं होगा। यानी कि वोल्टेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक करंट नहीं होगा। इसीलिए ओम्स लॉ का कहना था कि अगर वोल्टेज इंक्रीज कर रहे हो तो करंट भी इंक्रीज होगा, लेकिन एक कंडीशन है। उसने क्या बोला? इसके लिए एक कंडीशन है। क्या कंडीशन है? तो उसने बोला टेम्परेचर, प्रेशर सब क्या होना चाहिए? कांस्टेंट होना चाहिए। बोला ऐसा क्यों भाई? क्योंकि अगर एक्स्ट्रा टेम्परेचर, प्रेशर अगर कांस्टेंट नहीं रहेगा, प्रेशर की वैल्यू चेंज होगी, टेम्परेचर की वैल्यू चेंज होगी, उसके कारण सर्किट पे इफेक्ट पड़ेगा और करंट जितने वोल्टेज जितने अमाउंट में इंक्रीज करेंगे, हो सकता है करंट उतने अमाउंट में इंक्रीज नहीं होगा। इसीलिए टेम्परेचर, प्रेशर सबको क्या रखना पड़ेगा? कांस्टेंट रखना पड़ेगा।
समझ में आ रही बात? यही था ओम्स लॉ का स्टेटमेंट। तो स्टेटमेंट ऑफ ओम्स लॉ, स्टेटमेंट ऑफ ओम्स लॉ क्लियर? तो स्टेटमेंट ऑफ ओम्स लॉ क्या कहता है? ओम्स लॉ का क्या कहना था? उसका कहना था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली proportional to sorry तो बच्चों इस तरह से आपको समझ में आया कि ओम्स लॉ कहना क्या चाह रहा था। ओम्स लॉ का कहना था, स्टेटमेंट ऑफ ओम्स लॉ था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस इज directly proportional to electric current. But कब पोटेंशियल डिफरेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक करंट होगा, लेकिन कब? जब टेम्परेचर प्रेशर क्या होना चाहिए? कांस्टेंट एट कांस्टेंट टेम्परेचर। क्लियर? कहता है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस is directly proportional to electric current at constant temperature, है ना? This statement given by Ohm's law। इसको मैथमेटिकली समझते हैं। मैथमेटिकली मैथमेटिकली क्या बोला गया? पोटेंशियल डिफरेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या बोला गया? इलेक्ट्रिक करंट। पोटेंशियल डिफरेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक करंट। क्लियर? कहने का मीनिंग है पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग कैपिटल बी से नोट करते हैं और इलेक्ट्रिक करंट को हम लोग आई से। पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक करंट। यहां तक समझ में आए? अगर हम प्रोपोर्शनल साइन को हटा दें V इक्वल टू क्या हो जाएगा? आई आर, वेयर आर इज द कांस्टेंट, वेयर कैपिटल आर इज द कांस्टेंट,
दिस कैपिटल R इज नोन एज रेसिस्टेंस। इसे हम क्या बोलते हैं? क्लियर? इसको डिटेल में स्टडी करेंगे ओम्स लॉ के बाद। रेसिस्टेंस, राइट? तो पोटेंशियल डिफरेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक करंट। व्हेन रिमूव द प्रोपोर्शनल साइन, देन पुट द कांस्टेंट। दिस कांस्टेंट इज कॉल्ड ए रेसिस्टेंस। एनी डाउट? तो V इक्वल टू क्या हो जाएगा? IR। R इक्वल टू क्या हो जाएगा? कांस्टेंट। दिस कांस्टेंट इज कॉल्ड ए रेसिस्टेंस। एनी डाउट? ये था हमारा ओम्स लॉ। अब यहाँ पे देखो, जितने अमाउंट में वोल्टेज इंक्रीज कर रहा है और उतने अमाउंट में करंट इंक्रीज कर रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक करंट है। मतलब पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के बीच ग्राफ कैसा आएगा, है ना? कैसा आएगा? यूनिफॉर्म कि नॉन यूनिफॉर्म, लीनियर कि नॉन लीनियर? समझ मेरी बात? तो देखो, हमेशा वोल्टेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट है और करंट पे पावर अगर 1 हो, किसी भी वेरिएबल पे पावर 1 हो और वो प्रोपोर्शनल टर्म में हो, हमेशा ग्राफ क्या आएगा? लीनियर आएगा, यूनिफॉर्म आएगा। इसलिए पोटेंशियल डिफरेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, क्योंकि डिफरेंस जो है वोल्टेज डिफरेंस और करंट डिफरेंस दोनों क्या आ रहा था? सेम आ रहा था, है ना? यूनिफॉर्म होगा, मतलब वोल्टेज और करंट के बीच ग्राफ क्या होगा? यूनिफॉर्म होगा, लीनियर होगा, है ना? तो सर्किट डायग्राम बनाते हैं इसके बाद, है ना? उसके बाद हम लोग वोल्टेज और करंट की वैल्यू का एक टेबल बनाते हैं, उसके बाद हम ग्राफ प्लॉट करते हैं, फिर हम फिर उस बेसिस पे कैसे क्वेश्चन पूछा आता है वो डिस्कस करेंगे, है ना? तो यहाँ तक आप स्टडी करो, फिर आगे चलते हैं। तो बच्चों, हम लोग ये समझे कि ओम्स लॉ का वैल्यू क्या है। ओम्स लॉ का कहना क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू IR, राइट? ये ओम्स लॉ का स्टेटमेंट है। R क्या है? कांस्टेंट है, जिसको हम क्या बोलते हैं? रेसिस्टेंस। अब हम पूछे R का यूनिट क्या होगा, मतलब रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होगा? SI यूनिट ऑफ रेसिस्टेंस। SI यूनिट ऑफ रेसिस्टेंस इज ओम। क्या होगा? ओम। ओम को हम लोग सिंबॉलिक ऐसे लिखते हैं, है ना? तो SI यूनिट ऑफ रेसिस्टेंस क्या होगा? ओम होगा। क्या होगा? ओम। दिस इज ए यूनिट ऑफ रेसिस्टेंस, सिंबल में ऐसे लिखते हैं, राइट? अब क्वेश्चन इसमें पूछता है व्हाट इज मीन्ट बाय 1 ओम। 1 ओम का मीनिंग क्या होगा? मतलब 1 ओम ऐसे लिखे या फिर ऐसे लिखे, तो व्हाट इज मीन्ट बाय 1 ओम? तो देखो, रेसिस्टेंस ओम किसका यूनिट है? तो रेसिस्टेंस का। और रेसिस्टेंस इक्वल टू क्या लिखते हैं? V इक्वल टू IR। तो R इक्वल टू क्या होगा? V बाय। तो अब इसका आंसर लिखते हैं, तो वी नो दैट पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू IR और R इक्वल टू क्या होगा? पोटेंशियल डिफरेंस बाय इलेक्ट्रिक करंट, राइट? अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट ले और करंट अगर 1 एम्पियर ले, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा? दिस इज इक्वल टू 1 ओम, है ना? तो रेसिस्टेंस इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 ओम। कब हो जाएगा? तो रेसिस्टेंस इक्वल टू 1 ओम व्हेन सप्लाई वोल्टेज इज 1 वोल्ट एंड करंट इज 1 एम्पियर। तो 1 वोल्ट बाय 1 एम्पियर इज कॉल्ड 1 ओम। ऐसे लिखो या फिर ऐसे लिखो, क्लियर? तो ओम्स लॉ के अनुसार क्या होता है? V इक्वल टू IR। R क्या है? कांस्टेंट। इसको क्या बोलते हैं? रेसिस्टेंस। इसका यूनिट क्या होता है? ओम होता है। ओम को सिंबल ऐसे लिखते हैं, राइट? और व्हाट इज मीन्ट बाय 1 ओम, है ना? तो वी नो दैट, इसका आंसर क्या लिखिए? वी नो दैट V इक्वल टू IR। R इक्वल टू क्या होगा? V बाई पोटेंशियल डिफरेंस बाय I। अगर R इक्वल टू V बाई I है तो V इक्वल टू 1 वोल्ट ले और आओ करंट का वैल्यू 1 एम्पियर ले, तो 1 वोल्ट बाय 1 एम्पियर क्या कहलाएगा? 1 ओम। इसीलिए 1 ओम ऐसे या फिर ऐसे लिखो, इक्वल टू क्या होगा? 1 वोल्ट बाय 1 एम्पियर। यहां तक लिखो, फिर आगे चलते हैं। तो बच्चों नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, है ना? ग्राफ, वोल्टेज और करंट के बीच ग्राफ क्या होगा? तो सिंपल सा, वोल्टेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक करंट है और करंट पे पावर क्या है? 1 है। तो वोल्टेज और करंट के बीच ग्राफ क्या आएगा? लीनियर आएगा। तो सिंपल सा यहाँ पे देखो, ये y एक्सिस है जिसमें वोल्टेज रखे हुए, ये x एक्सिस है जिसमें करंट रखे हुए। करंट किस में मेजर कर रहे हैं? एम्पियर में। और वोल्टेज किस में मेजर कर रहे हैं? वोल्टेज में। तो वोल्टेज और करंट के बीच जो ग्राफ है वो क्या है? लीनियर है। दिख रहा है आपको?
क्यों लीनियर है? क्योंकि वोल्टेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक करंट है, राइट? और करंट पे पावर क्या है? 1 है ना? वी नो दैट ओम्स लॉ, पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक करंट, है ना? यानी कि करंट पे पावर क्या है? 1 है। इसका मतलब है वोल्टेज और करंट के बीच रिलेशन क्या आएगा? तो लीनियर आएगा। क्लियर? तो वोल्टेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक करंट है और करंट पे पावर सिंपल 1 है। इसका मीनिंग है कि पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के बीच हमेशा ग्राफ क्या आएगा? लीनियर आएगा, है ना? इसीलिए वोल्टेज और करंट के बीच जो ग्राफ आया क्या आया? लीनियर आया। समझ मेरी बात? तो इस ग्राफ अगर लीनियर आया तो हम क्या बोल सकते हैं? यूनिफॉर्म बोल सकते हैं। और क्या बोल सकते हैं? लीनियर बोल सकते हैं। और इस ग्राफ का जो एक यूनिक नेम है उसका नाम है होमिक ग्राफ। तो वोल्टेज और करंट के बीच जो ग्राफ होता है उस ग्राफ का नाम क्या है? होमिक ग्राफ। कभी कभी पूछता है, ये रेयर केस में नहीं पूछेगा आपसे, लेकिन ये याद रखिएगा कि वोल्टेज और करंट के बीच जो ग्राफ होता है अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, वो कौन सा ग्राफ कहलाता है? तो होमिक ग्राफ कहलाता है। कैसा ग्राफ कहलाता है? होमिक ग्राफ कहलाता है, राइट? या फिर लीनियर या फिर यूनिफॉर्म। तो देखो, हमने एक पॉइंट लिया I1, करंट कितनी? I1, उस समय वोल्टेज कितना है? V1। फिर हमने करंट I2 लिया तो वोल्टेज कितना है? V2, है ना? तो अब हम चाहते हैं कि वोल्टेज और करंट अगर दिया हुआ है ग्राफ तो इसका स्लोप क्या बताएगा? स्लोप क्या बताएगा? ये हम क्लास 10th में बताएं स्लोप, है ना? अगर नहीं आता है, जैसे हम लोग क्लास 10th में स्टडी किया डिस्टेंस टाइम ग्राफ, है ना? और डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप क्या बताता है? स्पीड, है ना? कि ये मान लो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है और ये टाइम है। अगर इसका ग्राफ दिया हुआ है तो डिस्टेंस टाइम का ग्राफ का जो स्लोप है, ये स्लोप होता है ना? tan थीटा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्लोप। तो क्या होता था स्लोप? चेंज इन पोजीशन बाय चेंज इन टाइम, राइट? तो स्लोप इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस टाइम का ग्राफ का स्लोप क्या बताता है? स्पीड। क्योंकि डिस्टेंस बाय टाइम क्या कहलाएगा? स्पीड, है ना? स्लोप क्या आएगा? डिस्टेंस बाय टाइम, तो स्पीड कहलाएगा। तो डिस्टेंस टाइम का ग्राफ क्या आता है? स्पीड, है ना? ये हम लोग 10th में 9th में स्टडी किए हैं। तो 10th में वही है। मान लो डिस्टेंस की जगह वोल्टेज है और टाइम की जगह करंट है, और वोल्टेज बाय करंट क्या कहलाएगा? रेसिस्टेंस। तो इस लीनियर ग्राफ का वोल्टेज और टाइम के वोल्टेज और करंट के बीच जो ग्राफ है और इसका जो स्लोप है वो क्या बताएगा? रेसिस्टेंस। दिख रहा है? tan थीटा इक्वल टू स्लोप इक्वल टू आर। आर क्या है? रेसिस्टेंस। रेसिस्टेंस कैसे निकालेंगे जी? तो देखो, दो पॉइंट हमको मालूम होना चाहिए, I1 I2, कोई भी दो पॉइंट। लीनियर केस है, कहीं पे भी दो पॉइंट ले लो। लेकिन अगर I1 लेंगे तो उसके अलोंग V1 लेंगे, I2 है तो उसके अलोंग V2 लेंगे, है ना? और फिर चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस V2 माइनस V1 और चेंज इन करंट I2 माइनस I1, है ना? और फिर tan थीटा इक्वल टू क्या होगा? परपेंडिकुलर बाय बेस। तो tan थीटा इक्वल टू स्लोप इक्वल टू आर, मतलब रेजिस्टेंस, डेल V बाय डेल I। डेल का मतलब क्या होता है? चेंज। V लिखा है, इसका मतलब क्या है? चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस। और डेल I का मतलब क्या? चेंज इन करंट। डेल का मतलब चेंज, तो चेंज इन करंट, चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस। और पोटेंशियल डिफरेंस कितना? V2 माइनस V1। दिख रहा है? V2 माइनस V1, I2 माइनस I1, tan थीटा। दैट इज द रेसिस्टेंस। इट इज ऑल्सो कॉल्ड ए स्लोप, राइट? तो अगर आपको स्लोप नहीं आता है तो मैं डेफिनेशन लिख देता हूं नोट पॉइंट में। स्लोप, स्लोप कहता है कि किसी भी ग्राफ, जैसे V और I के बीच ग्राफ है ना? तो ग्राफ में जो लाइन फॉर्मेट किए हैं, दिख रहा है लाइन, है ना? तो ये जो लाइन जो एंगल बना रहा है, ये लाइन एंगल बना रहा है, इसको एक्स एक्सिस बोल सकते हैं। पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉक बाय डायरेक्शन में जो एंगल बनाता है ना? और उस एंगल का जो टेंजेंट होता है वही उसका क्या होता है? स्लोप। तो टेंजेंट ऑफ एनी एंगल टेंजेंट ऑफ एन एंगल थीटा मेक फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस इन एंटी क्लॉक बाय डायरेक्शन। तो टेंजेंट ऑफ एन एंगल थीटा
मेक फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन बाय अ लाइन from positive x-axis by line in anti-clockwise direction is called slope. कहता है tangent of an angle theta, tangent of an angle theta, tangent मतलब tan theta, make from positive x-axis by line in anti-clockwise direction is called slope. सिंपल सा, ये देखो लाइन है और ये लाइन पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में थीटा एंगल बना है और इस थीटा का जो टेंजेंट होगा है ना, तो टेंजेंट ऑफ एंगल थीटा है ना, मेक फ्रॉम द पॉजिटिव एक्स एक्सिस बाय लाइन इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन इज कॉल्ड स्लोप, राइट। तो डिस्टेंस टाइम का ग्राफ का स्लोप क्या बताता है, स्पीड। तो वोल्टेज और करंट का ग्राफ का स्लोप क्या बताएगा, रेसिस्टेंस। तो वोल्टेज एंड करंट का स्लोप क्या होता है, रेसिस्टेंस। और कितना होगा, डेल बी, चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस बाय चेंज इन करंट। और चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस, तो जहां I1 लेंगे वहां V1, जहां I2 लेंगे वहां V2, है ना। इसलिए टेन थीटा, ये थीटा तो ये भी थीटा, तो टेन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस। तो V2 माइनस V1, I2 माइनस I1, है ना। तो ऐसे हम निकाल सकते हैं रेसिस्टेंस। वोल्टेज और करंट का ग्राफ दिया रहे और हमको रेसिस्टेंस निकालने के है तो हम आसानी से निकाल सकते हैं। कोई भी दो करंट का वैल्यू लेंगे, उस करंट के लॉन्ग वोल्टेज लेंगे और उस वोल्टेज का डिफरेंस लेंगे, फिर करंट का डिफरेंस लेंगे और डिवाइड कर लेंगे, रेसिस्टेंस इस ग्राफ का क्या होगा निकाल लेंगे। क्लियर, तो ये था पॉइंट। अब यहाँ पे देखो वोल्टेज और करंट के बीच ग्राफ क्या है, यूनिफॉर्म, लीनियर, होमिक, है ना। तो पूछा जाता है एग्जाम में, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट। यहाँ पे देखो रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट इज लीनियर और यूनिफॉर्म और होमिक। रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट, तो रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट इज लीनियर और यूनिफॉर्म या फिर होमिक। क्लियर, समझ मेरी बात। तो इस तरह से हम ये समझ चुके हैं। ओम्स लॉ का स्टेटमेंट हमको पता चल गया, V इक्वल टू आई आर, मतलब V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। और पोटेंशियल डिफरेंस और I के बीच ग्राफ क्या आएगा, लीनियर आएगा, जिसको हम होमिक बोलते हैं या यूनिफॉर्म बोलते हैं, राइट। और पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के बीच जो लाइन होगा, वो लाइन कितना स्लोप बनाएगा, उस स्लोप क्या कराएगा, रेसिस्टेंस। तो वोल्टेज और करंट के बीच जो ग्राफ होगा और ग्राफ का जो स्लोप होगा वो क्या शो करेगा, रेसिस्टेंस। और रेसिस्टेंस का वैल्यू क्या होगा, चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस बाय चेंज इन करंट। और कैसे निकालेंगे, तो I1 के लॉन्ग V1, I2 के लॉन्ग V2, तो चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस, चेंज इन करंट और टेन थीटा इक्वल टू स्लोप, राइट। हमने स्लोप का डेफिनेशन निकाला, टेन थीटा इक्वल टू स्लोप, दिस स्लोप इज कॉल्ड ए रेसिस्टेंस इक्वल टू डेल V बाय डेल I। डेल का मतलब चेंज, डेल V मतलब चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस, डेल I मतलब चेंज इन करंट इक्वल टू V2 माइनस V1 बाय I2 माइनस I1। तो वोल्टेज और करंट के बीच अगर ग्राफ दिया रहे और हमको स्लोप निकालने के हैं, मतलब रेसिस्टेंस निकालने के हैं, तो कोई भी दो करंट की वैल्यू लेंगे और उस करंट के वैल्यू के अलॉन्ग हम वोल्टेज लेंगे, उस वोल्टेज का डिफरेंस लेंगे, फिर करंट का डिफरेंस लेंगे, दोनों को डिवाइड कर लेंगे और हमारा आंसर निकल जाएगा। समझ मेरी बात। तो ये था ग्राफ बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट। कल नेक्स्ट जो हमारा क्लास होगा, आज यहीं तक रहने देंगे, नेक्स्ट क्लास जो हमारा होगा, अगर ग्राफ I और V के बीच में हो तब क्या होगा, रिलेशन, तब क्या होगा, स्लोप, है ना। समझ मेरी बात। तो ग्राफ के बेसिस पे कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है, कैसे टेबल दे के क्वेश्चन पूछा जाता है ना, सारा चीज डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके, तो आज का टॉपिक यहीं रहने देते हैं, है ना, फिर मिलते हैं अगले दिन। ओके, बाय।